जंगल का खौफ पार्ट 1। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों। गाड़ी में तेज आवाज में गाने लगाए वो चारों पहाड़ों की सैर को निकले थे, जब अचानक इनकी गाड़ी जंगल के दरमियान पहुंची। एक ही दम बंद हो गई। समीर ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर वो बंद हो गई। क्या मसला है समीर, गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? जोया ने पिछली सीट से आवाज देते हुए कहा। आदिल ने गाड़ी में चलते म्यूजिक की आवाज को बंद करते हुए जोया की जानिब देखा और बोला, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। लेकिन पेट्रोल कैसे खत्म हो सकता है? जंगल में एंटर होने से पहले ही तो हमने टैंक फुल करवाया था। आदिल की बात सुनकर मिन्हा ने फिक्रमंदी से कहा, उतर कर देखना पड़ेगा, तुम लोग अंदर बैठे हो, मैं देखता हूँ। समीर गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोला। जैसे इसने गाड़ी का फ्रंट बोनट ओपन किया तो सामने इंजन के अंदर से धुआं निकलता हुआ नजर आया। इसने हाथ लगाकर देखा तो इंजन हद से ज्यादा गर्म था। इतने में आदिल भी गाड़ी से बाहर निकल आया। इसकी निगाहें सीधी गाड़ी के टायर पर पड़ी, जो कि पंचर था। आदिल ने गुस्से से गाड़ी के टायर पर लात मारी और बोला, डैम इट, इस सुनसान जंगल में आकर पंचर होना था। यह सिर्फ पंचर ही नहीं हुआ आदिल, इसका तो इंजन भी बैठ गया है, समीर ने परेशानी से कहा। मिन्हा और जोया ने जब गाड़ी के अंदर बैठे ये सुना तो इन दोनों की चीखें निकल गई। अचानक ही दूर से भेड़ियों की चीखों की आवाजें आने लगी। मिन्हा और जोया ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया। मुझे लगता है कि हमें गाड़ी को यहीं छोड़कर पैदल आगे सफर तय करना चाहिए, समीर ने मशवरा दिया। पैदल आगे का सफर, ये क्या कह रहे हो समीर? तुम रात के इस वक्त हम लोग पैदल आगे कैसे जाएंगे? मिन्हा ने खौफजदा होकर कहा। करना तो पड़ेगा, क्योंकि पूरी रात हम लोग यहाँ सड़क पर नहीं गुजार सकते, और दूसरा हो सकता है कि आगे जाकर हमें कोई आबादी या घर नजर आ जाए, आदि ने तायद की। सोया ने गहरा सांस लिया और बोली, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें आगे चलना चाहिए। खुदा का खौफ करो, तुम लोग हमें रात के इस अंधेरे में जंगल में फिराओगे, पता नहीं यहाँ पर किस तरह के जंगली जानवर होंगे। मिन्हा ने समीर की कमीज का कोना पकड़ते हुए कांपती आवाज में कहा। समीर ने अपनी टॉर्च की रोशनी सामने की झाड़ियों पर मारी और मुड़कर देखा। मिन्हा, अब हम बहुत आगे आ चुके हैं, वापसी का रास्ता ढूंढना इस वक्त ज्यादा मुश्किल है होगा। डरो मत, बस मेरे साथ रहो, यहाँ से कुछ खतरनाक नहीं है। आदिल ने गुस्से से गहरी सांस लिया और बोला, यार समीर, मैंने पहले ही कहा था कि इसे शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो। अब देखो, गाड़ी भी खराब हो गई और हम इस सुनसान जगह में फंस गए। जोया जब तक अपने फोन में सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रही थी, झुंझला कर बोली, तुम दोनों अब लड़ना बंद करोगे? आदिल चीखने से सिग्नल नहीं आएंगे, यहाँ भी कोई नेटवर्क नहीं है। अब बहस करना फजूल था, इसलिए वो चारों अपने अपने जरूरी सामान और टॉर्च लेकर अंधेरे घने सुनसान जंगल की जानिब चल पड़े। चारों तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। समीर आगे था, इसके पीछे मिन्हा और फिर जोया, और सबसे आखिर में आदिल था। माहौल में अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई चुपके से इनका पीछा कर रहा हो। अचानक पीछे से किसी चीजने की टूटने की आवाज आई, जैसे किसी ने खुश्क लकड़ी पर भारी कदम रखा हो। चारों वहीं रुक गए। आदिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या था? मिन्हा की आवाज कांप रही थी। कोई जानवर होगा, समीर ने खुद को पुरसुकून जाहिर करते हुए कहा, लेकिन इसका अपना हाथ भी टॉर्च पर हल्का से लरज रहा था। इसने टॉर्च का रुख इस तरफ किया जहां से आवाज आई थी। वहां सिर्फ घनी झाड़ियां थी, लेकिन वो झाड़ियां हिल रही थी, जैसे कोई अभी भी इनके पीछे छुपा हो। समीर, कोई जानवर इतनी खामोशी से पीछा नहीं करता, जोया ने दबी आवाज में कहा। हम जब से चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई हमारा बिल्कुल पीछे है। तुम लोग वहम कर रहे हो, चलो जल्दी, आदिल ने कहा। हालांकि इसके माथे पर पसीना आ चुका था। वो दोबारा चलने लगी, लेकिन अब इनकी रफ्तार तेज हो चुकी थी। कुछ मिनट चलने के बाद सामने एक छोटी सी जगह आई जहां दरख्त कम थे। वहां जमीन पर एक पुराना जला हुआ कैंप फायर का ढेर था। समीर वहां रुक गया और जमीन की तरफ टॉर्च मारी। ये क्या है? आदिल ने पूछा। किसी का कैंप है, समीर ने नीचे झुकते हुए कहा। इसने जमीन से एक चीज उठाई। वो एक चमड़े का वाली था, जो आधा जला हुआ था। समीर ने इसे खोला तो उसके अंदर एक तस्वीर थी। टॉर्च की रोशनी में जब उन्होंने वो तस्वीर देखी तो चारों के खून जम गए। तस्वीर में 4 लोग बैठे थे, और वो चारों कोई और नहीं बल्कि खुद समीर, आदिल, जोया और मिन्हा थे। तस्वीर पुरानी लग रही थी, जैसे सालों पुरानी, और इस पर लाल रंग से क्रॉस बने हुए थे। ये हमारी तस्वीरें यहाँ कैसे आई? मिन्हा ने चीख कर वॉलेट समीर के हाथ से गिरा दिया। ये कोई मजाक है समीर, तुमने क्या किया है ये? जोया ने खौफ से और गुस्से के मिले जुले तासरात के साथ पूछा। मैं क्यों करूंगा ऐसा? मैं तो खुद पहली बार इस रास्ते पर आया हूँ, समीर ने घबराई हुई आवाज में जवाब दिया। आदिल ने घड़ी देखी। यार, 12:30 हो रहे हैं, गाड़ी खराब हुए सिर्फ आधा घंटा हुआ, तो ये तस्वीरें यहाँ पहले से कैसे मौजूद हो सकती हैं? अभी वो इसी उलझन में थे कि जंगल में एक अजीब सी हंसी की आवाज गूंजी। वो किसी इंसान की हंसी नहीं थी, बहुत भारी और गहरी आवाज थी। कौन है वहाँ? सामने आओ, समीर ने टॉर्च चारों तरफ घुमाते हुए ऊंची आवाज में कहा। हंसी की आवाज बंद हो गई, लेकिन अब इनके बिल्कुल करीब से किसी के चलने की आवाज आने लगी। पतों के चले जाने की आवाज तेज होती जा रही थी। भागो, आदिल ने चिल्लाया। चारों ने बगैर सोचे समझे कि इस में दौड़ लगा दी। झारियां इनके कपड़ों और हाथों को छल रही थी, लेकिन खौफ इस कदर ज्यादा था कि किसी को दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। दौड़ते दौड़ते मीना का पाँव एक
जड़ से टकराया और वह ज़मीन पर गिरी। समीर, इसने ज़ोर से पुकारा। समीर फौरी मुड़ा और उसने उठाने के लिए लपका। मिन्हा उठो, जल्दी करो। जैसे समीर ने मिन्हा को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी टॉर्च की रोशनी मिन्हा के ठीक पीछे खड़े एक दरख्त पर पड़ी। वहाँ एक लंबा साया खड़ा था जिसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ दो चमकती हुई सुर्ख आंखें थी जो सीधे इनकी तरफ देख रही थी। टॉर्च की पीली लहरती हुई रोशनी जब मिन्हा के ठीक पीछे खड़े से लंबे साए पर पड़ी तो जैसे पूरे जंगल की हवा एक पल के लिए थम गई। इस साए का खौफ कोई चेहरा नहीं था, कोई नाक, कोई आंख या होंठ नहीं थे, सिर्फ एक गहरा तरीक खुला था जिसके पीछे पीछे दो खूंखार धकती हुई सुर्ख आंखें सीधी समीर की रूह में उतर रही थी। इस साए से निकलने वाली ठंडी इतनी शदीद थी कि मिन्हा की गर्दन पर मौजूद छोटे छोटे बाल खड़े हो रहे थे। समीर भागो! मिन्हा के हलक से एक ऐसी दबी दबी घुटी हुई चीख निकली जो खौफ की आखिरी हद पर निकलती है। समीर की हाथ टॉर्च पर बुरी तरह कांपे। इससे पहले कि वो मिन्हा को उठाने के लिए आगे बढ़ता, इससे आए ने अपनी लंबी हड्डियों जैसी काली उंगलियां मिन्हा के कंधे की तरफ बढ़ाई। मिन्हा, जोया और आदिल की मुश्तरका चीख पूरे जंगल में गूंजी। समीर ने बिना कुछ सोचे मिन्हा का हाथ पकड़ा और इसे पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचा। मिन्हा समीर पर घसीटती हुई पीछे आई। इसी लम्हे चेहरे लेस साए के हलक से कैसी गहरी होलनाक हंसी निकली जैसे कोई पुरानी कब्र खुल रही हो। वो हंसी इंसान की नहीं थी, वो इतनी भारी और तेज थी कि दरख्तों के पत्ते लहराने लगे। भागो यहाँ से, भागो! आदिल पागलों की तरह चिल्लाया। चारों ने बगैर पीछे मुड़े देखे एक ही समय में दौड़ लगा दी। अब कोई रास्ता नहीं देखा जा रहा था, कोई पटरी नहीं थी। शहरियान के चेहरों पर बज रही थी खुरदार तारों जैसे कांटे इनके कपड़ों को फाड़ रहे थे और हाथों पर गहरे कट लग रहे थे, लेकिन खौफ इस कदर हावी था कि जिस्म से किसी दर्द को महसूस करने के काबिल ही नहीं रहा था। इनका अपना खून इनके रगों में खंजर की तरह चुभ रहा था। जंगल में इनके भागने की आवाज़ों के साथ साथ वो हंसी इनके पीछे कर रही थी। वो हंसी किसी एक जगह से नहीं आ रही थी, वो कभी दाएं से गूंजती, कभी बाएं से, और कभी ऐसा लगता जैसे वो बिल्कुल इनके कानों के पास से कोई हंस रहा हो। वो हमारे पीछे है, वो हमारे बिल्कुल पीछे है। मिन्हा रोते हुए हाँप रही थी। इसका सांस उखड़ रहा था, लेकिन समीर ने इसका हाथ इतनी मजबूती से थाम रखा था कि इसकी उंगलियां नीली पड़ रही थी। बस चलते रहो, रुकना मत। समीर ने चलाते चलाते पीछे टॉर्च मारी, लेकिन अंधेरा इतना कसीफ और गहरा हो चुका था कि टॉर्च की तेज रोशनी भी चंद फुट आगे जाकर दम तोड़ रही थी। वो 15 मिनट तक मुसलसल धुंध भागते रहे। फेफड़े जवाब दे रहे थे, टांगे मन भर की हुई हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि अब दम निकल जाएगा। अचानक सामने जाकर कुछ कम हुआ और एक वो खुली सड़क पर आकर गिरे। सब के सब जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। इनके सीने ढोंगों की तरह चल रहे थे। आदिल ने अपने माथे से पसीना और खून साफ किया और जैसे ही सामने देखा, इसकी आंखें हैरत और खौफ से फट गई। वहाँ सामने इनकी अपनी ही वही खराब गाड़ी खड़ी थी, वही पंचर टायर, वही खुला हुआ फ्रंट बोनस जिससे अब भी हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। ये कैसे हो सकता है? जोया ने अपने सर को दोनों हाथों में जकड़ लिया। इसका लहजा पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। हम 20 मिनट से सीधा भाग रहे हैं। हम आगे की तरफ भाग रहे थे तो हम वापस इसी जगह कैसे आ गए जहाँ गाड़ी खराब हुई थी? सभी ने घबराकर आदिल की तरफ देखा। आदिल ने कांपते हाथों से अपनी कलाई उठाई और घड़ी पर रोशनी मारी। घड़ी की सुइयां पागलों की तरह उल्टी घूम रही थी। टक टक की आवाज़ इतनी तेज से थी जैसे कोई बम फटने वाला। और फिर सुइयां 12:30 पर आकर एकदम रुक गई। वक्त रुक गया है समीर। आदिल की आवाज़ में अब कोई हौसला नहीं बचा था। इसका चेहरा ज़र्द पड़ चुका था। हम इसी दायरे में फंस चुके हैं। ये जंगल हमें बाहर नहीं जाने देगा। नहीं, कोई और रास्ता होगा। हम दोबारा भागेंगे, हम सड़क के साथ साथ चलेंगे। समीर ने खुद को और दूसरों को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन इसके अपने अंदर का खौफ अब इस पर हावी हो रहा था। अभी वो इस हैरत और उलझन के बीच खड़े थे कि अचानक सड़क के दूसरे किनारे से, जहाँ घना अंधेरा था, एक अजीब सी आवाज़ आई। छन छन छन। वो किसी के चलने की आवाज़ थी और वो आवाज़ किसी गुरु या पायल की थी। चारों बिल्कुल साकित हो गए। इनका सांस लेना भी मुहाल हो गया। सुनसान वीरान और बहेरियों वाले जंगल में रात के पहर पायल की आवाज़ आना किसी भी डरावने ख्वाब से भरकर था। छन छन। आवाज़ ऐसा ऐसा इनकी तरफ बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत आहिस्ता कदमों से नंगे पाँव सड़क पर चलता हुआ इनकी गाड़ी की तरफ आ रहा हो। समीर ने लड़ते हुए टॉर्च का रुख साइड पर किया, लेकिन रोशनी सड़क पर पड़ते ही यूं गायब हो गई जैसे अंधेरा इस रोशनी को निगल रहा हो। समीर, लाइट बंद करो, प्लीज़ लाइट बंद करो। इससे पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। मिन्हा ने समीर की कमीज को इतनी ज़ोर से खींचा कि कपड़े फटने की आवाज़ आई, लेकिन समीर जैसे जम चुका था। पायल की आवाज़ अब गाड़ी के बिल्कुल पीछे हिस्से के पास आकर रुक गई। छन। आवाज़ बंद हो गई। अब वहाँ एक ऐसी खामोशी थी जो कानों को फाड़ने वाली थी। चारों गाड़ी की ओट में छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि आदिल को लगा इसका दिल सीने चीर कर बाहर आ जाएगा। फिर अचानक गाड़ी की छत पर एक जोरदार धमाका हुआ। धर्म, जैसे किसी ने छत पर बहुत भारी चीज़ फेंकी हो। चारों के से खौफनाक चीख निकली। वो सड़क पर पीछे की तरफ गिरे। जब उन्होंने ऊपर देखा तो गाड़ी की छत पर
4 मोटी काली रस्सियां नीचे लटक के रही थी और वो आम रस्सियां नहीं थी। इनके सरों पर बाकायदा फंदे बने हुए थे, बिल्कुल वैसे ही फंदे जैसे फांसी देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। जंगल की हवा में एक बुरी लरजती हुई औरत की आवाज़ गूंजी, जो वही गाना गा रही थी जो वो शुरू में गाड़ी में सुन रहे थे। लेकिन अब ये आवाज़ इतनी भयानक और सुस्त थी जैसे कोई मरता हुआ इंसान गुनगुना रहा हो। हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों। इस आवाज़ के साथ ही वो चारों फंदे खुद ब खुद हवा में लहराने लगे, जैसे कोई रैबी हाथ इन्हें हिला रहा हो। और फिर वो रस्सियां शाम की तरह तेजी से नीचे आईं और सीधी इन चारों की गर्दनों की तरफ लपकीं। भागो! समीर ने चीखकर आदिल और ज़या को धक्का दिया और खुद मिन्हा को कमर से पकड़कर सड़क से नीचे जंगल की खाई की तरफ कूद गया। वो चारों पत्थरों झड़ियों पर लड़खड़ाते हुए नीचे गिरी। रस्सियां इनके सरों के ऊपर से हवाओं की चीरती हुई गुजर गईं। जमीन पर गिरने की वजह से आदिल की मोटे पर शदीद चोट आई। इसके मुंह से सिसकारियां निकली, लेकिन वो रुका नहीं। इसने जोया का हाथ पकड़ा और उसे उठाया। अब वो जंगल के शीशे में थे, जहां दरख्त इतने घने थे कि आसमान का एक तारा भी नजर नहीं आ रहा था। टॉर्च की बैटरी अब जवाब दे रही थी। रोशनी बार बार बंद होकर जल रही थी। हर बार जब रोशनी बंद होकर जलती, इन्हें अपने आसपास के दरख्तों के पीछे वही चेहरे लेस सुर्ख आंखों वाले साए खड़े नजर आते। अब वो एक नहीं था, अब वो 10वें थे। वो हर तरह के पीछे खड़े थे। इनका घेरा तंग हो रहा था। जंगल में पायल की आवाज़, भेड़ियों की चीखों की आवाज़, होनलक हंसी और रस्सियों के खींचे जाने की सनसनाहट सब एक साथ गूंज रहे थे। खौफ का ये पूरा ड्रामा इन चारों की हवस पर ऐसा छाया कि जोया ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और वहीं बैठकर चीखने लगी, मुझे यहाँ से निकालो, मैं मर जाऊंगी। समीर, आदिल कुछ करो। आदिल ने जोया को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, लेकिन इसी लम्हे काली रस्सी अंधेरे से शाम की तरह निकली और आदिल के पैरों में फंस गई। समीर! आदिल ने सिर्फ इतना ही पुकारा था कि वो रस्सी से लटका कर अंधेरे की तरफ घसीटने लगी। आदिल का सर पत्थरों से टकरा रहा था। वो अपने हाथ मारा था, लेकिन वो ताकत इतनी शदीद थी कि वह उसे चंद सेकंड में इनकी नज़रों से दूर ले गई। आदिल! समीर ने टॉर्च इस तरफ मारी, लेकिन वहाँ अब भी सिर्फ आदिल की दूर होती हुई चीखें थीं, जो आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंधेरे में दफन हो गई। मिन्हा पूरी तरह शौक में जा चुकी थी। इसकी आंखें खुली की खुली थी और वो पागलों की तरह हंसने लगी थी। जोया रो रही थी और समीर के पास अब आदिल को ढूंढने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि इनके बिल्कुल सामने से दरख्त पर जिसके नीचे वो खड़े थे, वो चारों फंदे एक बार फिर नमूदार हो चुके थे और इस बार इन पर लाल रंग से इन चारों के नाम लिखे हुए थे, चमक रहे थे। खौफ अब अपनी आखिरी हद को भी पार कर चुका था और जंगल की वो शैतानी जाल इन तीनों के गिर्द मुकम्मल तौर पर बंद हो रहा था। जंगल का वो हौलनाक तूफान, भेड़ों की चीखें और वो शैतानी हंसी और हवा में लहराते हुए मौत के फंदे, सब कुछ अचानक ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। जहाँ एक ऐसी गहरी, कसीफ और सनसनाती हुई खामोशी पूरे माहौल पर छा गई, जो तूफान से भी ज़्यादा हौलनाक थी। अब जंगल में किसी चीज़ के चलने की आवाज़ नहीं थी, ना ही वो पायल की छन छन थी। मिन्हा और जोया ज़मीन पर बैठी बुरी तरह रो रही थी। इनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और इनके हलक से निकलने वाली सिसकियां गहरी खामोशी को चीर रही थी। दोनों के हाथ और पाँव कँपा रहे थे। आदिल कहाँ गया? वो उसे ले गए समीर, वो आदिल को मार देंगे। जोया ने अपने सर को घुटनों में छुपाते हुए हिचकियों के बीच आदिल का नाम पुकारा। इसकी आवाज़ में एक ऐसा खौफ था जो इंसान की रूह को पिघला दे। आदिल! मिन्हा ने जर्द पड़ते चेहरे के साथ लड़ते होंठों से दुहराया। इसकी आंखें अब भी खौफ से फैली हुई थी, जैसे वो अब भी अंधेरे में इसी चेहरे लेस साए को देख रही हो। इन तीनों का हुलिया इस वक्त किसी इबरतनाक मंजर से कम नहीं था। आदिल को बचाने और खुद भागने की तगोदो में इनके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। झाड़ियों के कांटे ने इनके हाथों, चेहरों और गर्दनों पर गहरे कट लगा दिए थे, जिनसे हल्का हल्का खून रस कर अब जम चुका था। जोया के बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे और मिट्टी से अटे हुए थे, जबकि मिन्हा के पैरों में जूते भी अब भी नहीं रहे थे। वो भागते हुए कहीं निकल चुके थे और इसके नंगे पाँव जख्मों से चूर थे। समीर अपनी टॉर्च पर गिफ्ट मजबूत करने की कोशिश करता, हाथ भी बुरी तरह कांप रहा था। इसकी कमीज का एक हिस्सा फटा हुआ था और माथे पर पसीने के साथ मिट्टी जमी हुई थी। खौफ इनके चेहरों की रंगत ऐसी उड़ा दी थी जैसे जिस्म में खून का कतरा भी न बचा। इनके चेहरे मुरझा चुके थे, आंखें सूजी हुई थी और हर सांस के साथ इनके सीने यूं चल रहे थे जैसे वो जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रहे हों। समीर ने एक लंबा गहरा सांस लिया, अपने अंदर की ट्रॉमा को दबाने की कोशिश की और लड़ती हुई आवाज़ में बोला, जोया, मिन्हा, हमें यहाँ से उठना होगा। हम यहाँ बैठकर आदिल को नहीं ढूंढ सकते, हमें आगे चलना चाहिए। नहीं समीर, मैं आगे नहीं जाऊंगी। वो चीज़ें हमें मार देंगी, वो आदिल की तरह हमें भी खींच कर ले जाएंगी। जोया ने पागलों की तरह अपना सर हिलाया और ज़मीन पर अपने कदम जमा लिए। जोया, खुदा के लिए मेरी बात समझो। समीर इसके सामने घुटना के बल बैठा और इसके कंधे को थामा। समीर की अपनी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन इसे ज़बरदस्ती हौसला दिखाना पड़ रहा था। अगर हम यहाँ बैठे रहे तो वो ऐसे भी मर जाएंगे। आदिल के लिए, अपने लिए हमें आगे बढ़ना होगा। हो सकता है आगे कोई रास्ता मिल जाए, कोई मदद मिल जाए। उठो। समीर ने ज़बरदस्ती जोया और मिन्हा को सहारा देकर ज़मीन से उठाया। मिन्हा का पूरा जिस्म लकड़ी की तरह सख्त और ठंडा हो चुका था। वो दोनों लड़कियां एक दूसरे के हाथ इतनी मजबूती से थामे हुए थी जैसे अगर हाथ छूटा
गया तो वो मिट जाएंगी। समीर आगे हुआ, इसके एक हाथ में वो मध्यम होती हुई टार्च थी जिसकी रोशनी बार बार झटके खा रही थी, और दूसरे हाथ में से मिन्हा को संभाले हुआ था। वो एक बार फिर इस घुने सुनसान जंगल को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगी। अब वो बहुत ऐसा चल रही थी क्योंकि इनके जिस्मों में मजीद भागने की ताकत नहीं थी। पत्ते इनके पैरों के नीचे कुचले जा रहे थे और वो हर पत्ते की टूटने की आवाज़ इनके दिलों को धक्का देती थी। वो कई मिनट तक दरख्तों की लंबी और खौफनाक परछाइयों के बीच से गुजरते हुए अंधेरे को चीरते आगे बढ़ते रहे। जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लगता था कि दरख्त का ये जाल मताना ही है। कुछ दूर मजीद चलने के बाद अचानक झाड़ियाँ और दरख्त कम होना शुरू हो गए। समीर ने टार्च की रोशनी सामने मारी तो पत्ते और शाखें हटने पर सामने का मंजर देखकर इन तीनों के कदम वहीं रुक गए। घने दरख्तों के बीच बीच एक वसी और खुली जगह पर एक बहुत बड़ी पुरानी और वीरानी हवेली थी। इस हवेली का फने तमीर सदियों पुराने लग रहा था। इसकी ऊंची काली दीवारें पर जंगली बिल्लियाँ और काई इस तरह फैली हुई थी जैसे उन्होंने इमारत को अपने शिकंजे में जकड़ रखा। हवेली के बड़े बड़े मेहरबान दरवाजे और खिड़कियाँ टूटी हुई थी जैसे, और अंधेरे में वैसे लग रहे थे जैसे किसी देव हेकल ब्लाक के खुले हुए मुंह हैं। लेकिन इस वक्त इस होलनाक जंगल में वो वीरान इमारत भी इनके लिए एक पनाहगाह की तरह लग रही थी। शुक्र है, खुदा का शुक्र है। जोया के मुंह से एकदम खुशी और सुकून की चीख निकली। इसकी सूजी हुई आंखों में उम्मीद की एक चमक आई। समीर, देखो हवेली, शुक्र है हमें कोई जगह तो मिली। यहाँ कोई ना कोई ज़रूर होगा, हमें मदद मिल जाएगी। जोया खुशी से झूम उठी और तेज़ी से इस हवेली की तरफ फाटक की तरफ बढ़ने लगी। समीर ने भी एक राहत की सांस ली। वहाँ जोया या शरीर हमारी दुआ सुन ली गई हो। वो भी आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक मिन्हा ने समीर का बाजू इतनी मजबूती से जकड़ लिया इसकी उंगली समीर के गोश्त में चुभने लगी। रुक जा समीर, मत जाओ। मिन्हा की आवाज़ इतनी धीमी और कांपती हुई थी कि समीर को सुनने के लिए इसकी तरफ झुकना पड़ा। समीर ने मुड़कर देखा। मिन्हा के चेहरे से हवेली को देखकर मजीद सफ़ेद हो चुका था। इसकी आंखों में वहशत साफ देखी जा सकती थी। क्या हुआ मिन्हा? वहाँ देखो, वो हवेली है, हम महफूज रह सकते हैं। समीर ने इसे समझाने की कोशिश की। नहीं समीर, नहीं। मिन्हा ने खौफ से अपना सर को नफी में हिलाया। इसके पूरे जिस्म पर कपकपाती तारी हो चुकी थी। यहाँ जाना ठीक नहीं लग रहा मुझे इस हवेली से बहुत अजीब और गंदी बू आ रही है, जैसे वहाँ अंदर मौत खड़ी हमारा इंतजार कर रही हो। ये कोई आम जगह नहीं है समीर, प्लीज़ मेरी बात मानो, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। जोया जो चंद कदम आगे जा चुकी थी मुड़ी और झुंझला कर बोली, मिन्हा तुम पागल हो गई हो। बाहर जंगल है वो बलाएं घूम रही हैं जिसने आदिल को गायब कर दिया। बाहर रहेंगे तो सर्दी और डर से वैसे ही मर जाएंगे। कम से कम वहाँ छाता तो है। लेकिन जोया ने ये जंगल हमें बाहर नहीं जाने दे रहा, तो इसने ये हवेली हमारे सामने क्यों आने दी? ये कोई जाल भी हो सकता है। मिन्हा ने रोते हुए दलील दी। इसका अंदरूनी एहसास, सिक्स सेंस इसे चीख कर मना कर रहा था कि इसके इमारत के दहलीज पार मत करना। समीर ने कुछ पल के लिए इसे बड़ी खामोशी और अंधेरी हवेली की तरफ देखा। इसकी आवाज़, इसकी दीवारों से एक अजीब सी पुरसरात और ठंडक झलक रही थी, लेकिन इस वक्त इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बाहर खुले जंगल में रहना खुदकुशी के बराबर था। मिन्हा, समीर ने नरमी से मिन्हा का हाथ अपने हाथ में लिया, हालांकि इसका अपना दिल भी किसी अनजाने खौफ से लरज़ रहा था। तुम्हारा डरना बिल्कुल ठीक है। जो कुछ हमारे साथ हुआ इसके बाद किसी भी चीज़ पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हमें हकीकत देखनी होगी। जोया ठीक कह रही है, बाहर जंगल में हम खुले आसमान तले ज़्यादा देर नहीं बच सकते। हो सकता है इस हवेली के अंदर हमें कोई फ़ोन मिल जाए, कोई गाड़ी की चाबी, या कोई ऐसा इंसान जो इस जंगल का रास्ता जानता हो और हमारी मदद कर सके। हमें एक बार अंदर जाकर देखना चाहिए। समीर, मुझे बहुत बुरा एहसास हो रहा है, मिन्हा ने ज़बरदस्ती अपने आंसू रोकते हुए कहा, लेकिन इसकी आवाज़ का लरज़ना बंद नहीं हो रहा था। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, बस मेरे बिल्कुल करीब रहना। समीर ने इसे हौसला दिया, लेकिन अंदर से वो खुद भी जानता था कि यह हौसला सिर्फ एक दिखावा है। इनके चेहरे पर अब खौफ, थकन और मजबूरी के मिले जुले तासर वाज़ेह थे। जोया ने एक बार फिर हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। समीर ने मिन्हा को अपने साथ लगाया।